नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। सक्षमता 2 में क्लास 1 to 5 जनरल सब्जेक्ट में डेट ऑफ एग्जामिनेशन आप देख सकते हैं 24 तारीख को है 2024 को, और बैच का स्टार्ट टाइम यानी मॉर्निंग के टाइम का जो फर्स्ट सिटिंग का क्वेश्चन था वो आप सब लोग के सामने है। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न अंग्रेजी विषय से, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ ईडियम फ्रेज। ईडियम या फिर फ्रेज का बेस्ट मीनिंग जो भी हो वो आप सेलेक्ट कीजिए। क्या है? टू लूज़ फेस, यही फ्रेज है। इसका सही मीनिंग क्या होगा? तो इसका सही मीनिंग है टू बी ह्यूमिलिएटेड, बेइज्जत हो जाना या हार जाना, एक ही बात हो गई। आवर नाइबरहुड इज़, आवर नाइबरहुड इज, और इसमें दिया हुआ है कि आप बीच में जो भी है वो बेस्ट ऑप्शन वो चूज़ कीजिए। तो इसका सही ऑप्शन होगा मोर पीसफुल दैन अजमेर। इस पूरा वाक्य अब एक मीनिंगफुल वाक्य में बदल गया। अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा प्रश्न, चूज़ द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फ्रॉम द सेंटेंसेस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चुनना है जो भी सेंटेंस है। ही हैड बीन स्लीपिंग ये सेंटेंस है और इसको आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बदलना है। इसका सही होगा ही स्लीप्स। इस मीनिंग को अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमें कहना हो तो इसका सही अर्थ होगा ही स्लीप्स। अगला प्रश्न चौथा जो है, आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द गिवन सेंटेंस। आपको एक वाक्य दिया गया है और उसमें आपसे कहा जा रहा है कि आप इसके टेंस को पता कीजिए। माई फादर्स शॉप हैज़ बिन सोल्ड आउट, यहाँ पे हैज़ और बिन का प्रयोग किया गया है, तो यह एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का उदाहरण है। हैज़ और बिन आप इसके स्ट्रक्चर से पता कर सकते हैं। आगे है, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग एप्रोप्रिएट ऑप्शन। एक सेंटेंस है और उसमें खाली स्थान है, इसे भरना है सही एप्रोप्रिएट ऑप्शन से। तो इसका सही जवाब होगा ही हैज़ द इटिनरी येट। इसका सही ऑप्शन है बिन डिसाइडेड येट। अगला प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स with the past indefinite tense from the verb given in the bracket। एक क्रिया दिया हुआ है, वर्ब दिया हुआ है इसमें, इसी से आपको भरना है और उसके भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस फॉर्म से। आफ्टर अ लॉन्ग डे ऑफ एट वर्क रैचल, खाली स्थान, टायर्ड। तो रैचल हैड टायर्ड, ये हैड जो थर्ड ऑप्शन है इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम द डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। नरेशन से ये क्वेश्चन है। इसमें पहला जो वाक्य जो दिया हुआ है वो है, धर्म सेड आई एम गोइंग टू अराइव एट 8। अब यहाँ पे नरेशन के बदलने के बाद डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के बाद क्या कहेंगे? धर्म सेड दैट ही वाज गोइंग टू अराइव एट 8। तो ही वाज एंड अराइव, ये इसका सही ऑप्शन होगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं, आठवां, फिल अप द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। द टीचर एज वेल एज स्टूडेंट्स, टीचर एज वेल एज स्टूडेंट्स, यहाँ पे एज वेल एज का प्रयोग किया गया है और अब कह रहा है कि इसमें कौन सा एज वेल एज है, और अब इसमें खाली स्थान है, इसमें बोला जा रहा है कि क्या इसमें भरेंगे तो ये सही हो जाएगा। तो इसका सही जवाब है इज।
गोइंग टू विजिट द जू, सिंगुलर हो गया। अगला प्रश्न है 9वां, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द नहीं है? तत्सम, तद्भव, देशज, विशेषज शब्दों की कैटेगरीज है और इसमें कौन सा तद्भव नहीं है? तो इसका सही जवाब है कवि। कवि एक तद्भव शब्द नहीं है। अगला, चंद्रगुप्त नाटक में किस चरित्र की बात पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए चाणक्य ने कहा था, मेरे पास पाणिनि में सिर खपाने का समय नहीं है, भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूँ। ये एक बहुत ही प्रसिद्ध वाक्य है जो चाणक्य उपन्यास लिखा गया है जयशंकर प्रसाद के द्वारा, चंद्रगुप्त नाटक, तो उसमें ये चाणक्य के द्वारा कहा गया वाक्य है। यह इन्होंने किससे कहा? ये वरुरुचि जो मगध के मंत्री थे, उन्होंने जाकर इनसे कहा कि आप चलिए, आपकी आवश्यकता है। तो इस समय चाणक्य ने कहा कि मैं पाणिनि में सिर खपाने का समय नहीं है, व्याकरण ठीक मैं नहीं करने आया हूँ, मैंने पढ़ लिख कर अभी व्याकरण ठीक करने का निर्णय नहीं किया है। सबसे पहले मैं मनुष्य को ठीक करना चाहता हूँ, राज्य की सत्ता जो है वो डवाडोल है और ऐसी स्थिति में मैं व्याकरण ठीक करने नहीं बैठूंगा। अगला प्रश्न है, कर्म वाच्य में किस क्रिया का प्रयोग होता है? कर्म वाच्य में किस क्रिया का प्रयोग होता है? अकर्मक और सकर्मक। इस प्रकार से एक से अधिक विकल्प सही हैं, यह हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रमा से रोया नहीं जाता, ये एक वाक्य है, रमा से रोया नहीं जाता, वाक्य में कौन सा वाच्य है? वाक्य में कौन सा वाच्य है? इसका सही जवाब है भाववाच्य। क्रिया के कथ्य रूप को क्या कहते हैं? क्रिया के कथ्य रूप को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है वाच्य। क्रिया के कथ्य रूप को वाच्य कहते हैं। अगला प्रश्न, वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या है? वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या है? वाच्य का शाब्दिक अर्थ है बोलने का विषय। बोलने के विषय को वाच्य कहा जाता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, किस वाच्य से असमर्थता और निषेधार्थ का बोध होता है? असमर्थता और निषेधार्थ का बोध होता है भाववाच्य से। सही जवाब है भाववाच्य। किस प्रकार से, देखिए एक ही पेपर में कितने सारे वाच्य से प्रश्न आ गए। निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? वाक्य शुद्धि, पूरे कथन को शुद्ध करने का यह प्रश्न है। राम और सीता आई थी, तुम्हारे भाई भतीजे विद्वान हैं। विधानसभा में प्रस्ताव स्वीकार हुआ और मैं मेरे लिए पढ़ता हूँ। तो इन सभी वाक्यों में जो सही वाक्य है वो है तुम्हारे भाई भतीजे विद्वान हैं। बाकी सब में कोई ना कोई व्याकरणीय अशुद्धि है। अगला प्रश्न है, निम्न वाक्य में कौन सा शुद्ध है? तो इसमें शुद्ध वाक्य है मैं गाने का अभ्यास करता हूँ, यह शुद्ध है। बाकी सब जो भी है वह लड़की को बुलाओ, तो उस लड़की को बुलाओ होगा। तो इस प्रकार से हमारा शुद्ध एक ही होगा, मैं गाने का अभ्यास करता हूँ। करेक्ट आंसर आयोग के द्वारा भी दिया हुआ है, जो हमारा BSAB बोर्ड है उसके द्वारा निर्देश दिया हुआ है। नीचे दिए गए प्रश्न के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। प्रश्न है, एक भाषा के अध्यापक को बच्चों में क्या करना चाहिए? विविध संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए। विविध संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्न के सही और सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। बहुभाषी कक्षा में बच्चों की भाषाएं, एक ऐसी कक्षा जिसमें बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हो या एक से अधिक भाषाएं बोली जाती हो, उसमें क्या होता है? भाषाएं संसाधन के रूप में इस्तेमाल
की जा सकती हैं। ये पहला जो है वो सही है। बाकी प्रश्न के जो ऑप्शन है वो आप देख सकते हैं। यह एक जटिल समस्या है तो ऐसी बात नहीं है। हिंदी भाषा की कक्षाओं से बाहर ही रहनी चाहिए, ऐसा भी नहीं है। और बहुत गंभीर समस्या है जिसका कोई समाधान नहीं है। तो इस प्रकार की नकारात्मक बातें सामान्य रूप पे ऑप्शन में सही नहीं होती है शिक्षा शास्त्र में। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्न के सबसे सही और सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। हिंदी भाषा सीखने के संदर्भ में कक्षा 8 में पढ़ने वाले बच्चे से यह अपेक्षित है कि वह क्या कर पाएगा, हिंदी भाषा के मुहावरों और लोकोक्तियों को जान सके, विभिन्न संदर्भों में हिंदी भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके। हम इसी के लिए उसे पढ़ाते हैं कि वो विभिन्न संदर्भों में हिंदी भाषा का विभिन्न प्रभावी रूप से प्रयोग कर सके। अगला प्रश्न है, निर्देश नीचे दिए गए प्रश्नों के लिए सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। समास कितने प्रकार के होते हैं? तो यह एक व्याकरण से प्रश्न है। समास 6 प्रकार के होते हैं। कर्मधारय, द्विगु, बहुव्रीहि, द्वंद्व। नीचे निर्देश दिए गए प्रश्नों में सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे क्या कहते हैं? जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे क्या कहते हैं? उद्देश्य। अगला प्रश्न है, औषधि शब्द क्या है? तत्सम है या तद्भव है, देशज है या विदेशज है? तो शब्दों के जो विभिन्न कैटेगरीज हैं तो उसमें ये तत्सम शब्द है विभिन्न प्रकार में। थोड़ी चीनी चाय में डाल दीजिए किस विशेषण का उदाहरण है? थोड़ी चीनी, तो यहाँ पे चीनी की मात्रा पे बल दिया गया है। यह परिमाणवाचक विशेषण है। पक्षी उड़ रहे हैं किस काल का उदाहरण है? तो ये पक्षी वर्तमान में उड़ रहे हैं से हमें पता चल गया कि यह वर्तमान का उदाहरण है। अगला प्रश्न, हर्ष का विलोम शब्द क्या है? विपरीतार्थक शब्द। हर्ष का विपरीतार्थक शब्द है विषाद। आगे, पुरातन का विलोम शब्द क्या है? पुरातन मतलब पुराना, तो इसका विलोम हो जाएगा नवीन। नवीन यानी नया। काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। ये जो लोकोक्ति है हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचलित है, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ है दूसरों पर बोझ बनकर रहना। ये सही अर्थ होता है इसका। पुल्लिंग स्त्रीलिंग के जोड़े में कौन सा जोड़ा सही है? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का एक जोड़ा दिया गया है। 4 विकल्प है हमारे पास। दाता और दानी, तो ये नहीं, ये दोनों पुल्लिंग ही हो गए। भेड़ बकरी, भेड़ और बकरी प्रजाति अलग हो गई। लेखक और कवि, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ब्राह्मण और ब्राह्मणी। ब्राह्मण और ब्राह्मणी जो है सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं। जिन वाक्यों में आश्चर्य, घृणा, प्रेम और हर्ष आदि के भाव हो वो क्या कहे जाते हैं? तो वो कहे जाते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य। विस्मय का प्रयोग किया जाता है और विस्मय का प्रकटीकरण किया जाता है और उसमें एक चिन्ह जो इस प्रकार से एक खड़ी लाइन और उसके नीचे बिंदु ये लगाई जाती है। आगे चलते हैं। ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशन गिवन बाय, रेखा चित्रीय रूप में 6x - 3y + 10 = 0 और 2x - y + 9 = 0 द्वारा दिए गए समीकरणों की जोड़ी दो रेखाओं को दर्शाती है जो बिल्कुल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, कि समानांतर है, समपाती है अथवा बिल्कुल दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो एक जगह काटती है कि दो जगह काटती है, एक दूसरे के समानांतर है या फिर एक दूसरे के ऊपर ही है। तो ऐसा सही उत्तर दिया हुआ है, पैरेलल है, ये दोनों एक दूसरे के समानांतर है। डिटेल में मैथ को बना के किस प्रकार से इसको सॉल्व करना है ऐसा अलग से वीडियो मैं आप सब लोग के लिए लाऊंगा। अभी चूंकि यह वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी इसलिए मैथ के प्रश्नों को
रहने देते हैं और बाकी सभी प्रश्नों को देखकर ये अंदाज़ा लगाएंगे कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं और पिछली बार से कितने कठिन प्रश्न इस बार पूछे गए थे। समीकरण दिया हुआ है x-4 प्लस x-7 बराबर 15। इसके लिए कितनी वास्तविक संख्याएं संतुष्ट करती हैं? तो इस समीकरण के कितने वास्तविक संख्याएं संतुष्ट करेंगी? इसको सही उत्तर है इसका ओनली 2। केवल 2 संख्याओं के लिए इस समीकरण का सही उत्तर हमें मिलेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। व्हाट कम नेक्स्ट इन द सीक्वेंस 2, 4, 10, 28। इसका जो क्रम है उसमें अगली अंक क्या होगी? तो इसका सही उत्तर होगा 82, 82। कैसे होगा 82? ये हम लोग एक अलग सेपरेट वीडियो में देखेंगे। अब है रुपए। ये जो 5 लाख है कि कुल निवेश में बी का हिस्सा 20% है, जबकि ए का हिस्सा 40% है। ए का हिस्सा क्या है? 5 लाख का निवेश है, बी का हिस्सा 20% है, जबकि ए का हिस्सा बी का 40% है। बी ने जितना निवेश किया है उससे 40% ए ने भी निवेश किया है और पूछा जा रहा है कि ए का हिस्सा कितना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 40,000। फिलहाल हम लोग आंसर से देख के इसको आगे बढ़ते हैं, बना के इसको एक अलग वीडियो में देखेंगे। यदि 2 संख्याओं का योग 16 है और उनका गुणनफल 63 है तो बड़ी संख्या कौन सी है? 2 संख्याओं का योग 16 है और उनका गुणनफल 63 है तो बड़ी वाली जो संख्या होगी वो होगी 9, और जो छोटी वाली संख्या होगी वो होगी 9, और फिर बाकी जो बचे 7 वो। अगला प्रश्न, यदि संख्या का 40% 380 है तो संख्या क्या है? किसी संख्या का 40% 380 है तो वह संख्या वास्तव में 950 है। उसका 40% करेंगे तो 380 आएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीट के साथ अनोखा संबंध दर्शाता है जो इसके साथ सह विकसित हुआ है और यह एकमात्र कीट है जो इस पेड़ को परागित करता है? तो इसका सही जवाब है फिग। फिग यानी अंजीर का एक पेड़ ऐसा है, कीट के साथ एक अनोखा संबंध दर्शाता है। यह एक कीड़े के साथ इसका संबंध है जो इसके साथ सह विकसित हुआ है और एकमात्र कीट है जो इस पेड़ को परागित कर सकता है। एक ही कीट है जो इस पेड़ के साथ ही बड़ा होता है, रहता है, और यही केवल उसको परागित कर सकता है और किसी अन्य कीट से इसका परागन नहीं होता। तो अंजीर ऐसा पेड़ है। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में संपार्श्विकृत उधार और लेन देन संबंधी दायित्व निम्नलिखित में से किसके साधन हैं? तो इसका सही जवाब है मनी मार्केट। मनी मार्केट का साधन है। आप सब लोग देख सकते हैं पिछले 2 प्रश्नों में हमने देखा कि किस प्रकार से प्रश्नों का जो स्टैंडर्ड है वो बदला हुआ है। काफ़ी गहरे गहरे प्रश्न पूछे गए हैं और शब्दावली इनकी दूसरी है। भारत और पाकिस्तान के बीच के सीमा रेखा को क्या कहते हैं? या का एक उदाहरण है। किस प्रकार की सीमा रेखा का उदाहरण है ये? 2 देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, लेकिन उसमें एक अलग प्रकार की सीमा है। इसका हम लोग कह सकते हैं, सही जवाब है ये सुपर इम्पोज यानी आरोपित सीमा है। किसी ने इसको आरोपित कर दिया दोनों देशों के बीच में। ये कोई भौगोलिक विभाजन नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित के अनुसार अणुओं की गतिज ऊर्जा सीधे अनुपातिक होती है। किसी भी वस्तु में जो अणु होते हैं वो उसको गर्म करने पर तेजी से गति करने लगते हैं। तो यह टेम्परेचर यानी तापमान के आनुपातिक होती है। तापमान हम जितना बढ़ाएंगे उसके अणु जो है उतने तेज गति से गति करेंगे। आगे चलते हैं। निम्नलिखित का चयन करें जो वाष्पीकरण की दर को प्रभावित नहीं करता है। निम्नलिखित का चयन करें जो वाष्पीकरण की दर को प्रभावित नहीं करता है। वाष्पीकरण की दर को प्रभावित कौन नहीं करेगा? तापमान, सतह का क्षेत्र, हवा की गति या फिर अघुलनशील भारी अशुद्धियाँ।
तो ये बहुत ही प्रश्न जो है हमारा यूनिक प्रश्न है और अच्छा प्रश्न है। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा अघुलनशील अशुद्धियाँ ये वास्तव में वो चीज़ हैं जो वाष्पीकरण की दर को प्रभावित नहीं करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी फसल शुष्क भूमि खेती के अंतर्गत नहीं उगाई जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी फसल शुष्क भूमि खेती के अंतर्गत नहीं उगाई जाती है? तो शुष्क भूमि खेती के अंतर्गत नहीं उगाई जाने वाली जो फसल है वो है शुगर केन यानी गन्ना। अगला प्रश्न है, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय सागरमाला इनोवेशन एंड स्टार्टअप पॉलिसी के मसौदे से जुड़ा हुआ है? कौन सा केंद्रीय मंत्रालय जो है वो सागरमाला इनोवेशन एंड स्टार्टअप पॉलिसी के मसौदे से जुड़ा हुआ है? इसका सही जवाब है बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय। यही सागरमाला प्रोजेक्ट के साथ संबंधित मंत्रालय है और ये सारे प्रश्न क्वालिटी प्रश्न हैं। इनमें अगर इस पेपर में अगर स्कोर करना है तो इसके लिए मैं अपने चैनल पर संकल्प बैच शुरू कर चुका हूं और इसको लगातार अच्छे प्रश्नों को उसमें संकलित किया जाता है। उन प्रश्नों को आप लोग देखिए और इस पेपर में स्कोर करना आसान नहीं है, इतना तो समझ में आ रहा है। तो अच्छे प्रश्नों को देखना इसके लिए ज़रूरी है और कुछ जो मानक प्रश्न हैं विगत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं उनको हम लोग को प्रैक्टिस करना ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनवरी 2015 के कैबिनेट संकल्प के अनुसार नीति आयोग में निम्नलिखित शामिल हैं। नीति आयोग में शामिल कौन कौन हैं? भारत के प्रधानमंत्री, दूसरा गवर्निंग काउंसिल जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेश के लेफ्टिनेंट गवर्नर शामिल हैं, तीसरा ग्रामीण विकास मंत्री और चौथा प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो इसमें सही उत्तर होगा पहला, दूसरा और चौथा। ग्रामीण विकास मंत्री का यहाँ पे केवल रोल नहीं है, बाकी सभी लोग हैं। पहला, दूसरा और चौथा, ये जो सेकंड ऑप्शन है वो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में, एक जो प्रोग्रेसिव क्लासरूम है, जो एक अच्छा क्लासरूम अगर आप कंडक्ट करवा रहे हैं तो उसमें क्या होना चाहिए? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, उसी को हम लोग केवल पढ़ते हैं। ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। बाकी आप लोग इजीली छांट सकते हैं। इस तरह के प्रश्नों को पढ़ना चाहिए और ऑप्शंस को भी ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। आप छांट सकते हैं, इसके लिए विशेष ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती। अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। हम सबको पता है कि थोड़ा सा पाठ्यक्रम में ऊपर नीचे होना चाहिए, हमें जो सीखने का लक्ष्य है वो पूरा होना चाहिए। विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए। तो कॉम्पिटिटिवनेस ठीक है, पर विद्यार्थियों की उम्र अभी इतनी नहीं है और हमें इस तरह की चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहिए, रेस में नहीं पढ़ना चाहिए। विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए। हमारी जो नामांकन की पॉलिसी है वो आप सब लोग को पता है, तो इससे ये अगेंस्ट हो जाएगी ये बात। इस प्रकार से आप इस तरह के ऑप्शंस को पढ़ने के बाद पूरी तरह से सही ऑप्शन पे ध्यान लगा के और उसको टिक कर सकते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक समावेशी कक्षा में पर जोर होना चाहिए। खाली स्थान दिया हुआ है, समावेशी कक्षा आप बनाते हैं और उसमें किस चीज़ पर जोर होना चाहिए? तो इसका सही उत्तर होगा हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के अवसर प्रदान। हर बच्चा जितना जानता है उसके सामर्थ्य को और अच्छा बनाएंगे और बढ़िया बनाएंगे, इसी पर ध्यान होना चाहिए। जो सबसे पॉजिटिव बात हो सभी ऑप्शंस में वो ही आपको, और आपका टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस है इतने दिनों का, तो आप जानते हैं कि क्या करना चाहिए। प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्य, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गोल रखने चाहिए, तो ऐसी बात नहीं है। अविभेदी समरूपी निर्देशों यानी अनइंडिफरेंशियल इंस्ट्रक्शंस और सेग्रीगेशन ऑफ स्टूडेंट बेस्ड ऑन देयर सोशल आइडेंटिटी। बताइए, सामाजिक जो परिवेश है उसके आधार पर हम बच्चों का विभेद करें क्लास में, तो ये तो बहुत ही गलत बात होगी। तो इस तरह से आप गलत चीज़ों को हटाइए, सिर्फ आपको सही चीज़ नज़र आ जाएगी और सबसे पॉजिटिव जो बात रहेगी वो हम लोग ऑप्शंस में देंगे। अगला है
निम्नलिखित में अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम है संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, यानी एक्सप्लोरेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कंसेप्ट। दो अलग अलग कंसेप्ट है, गुरुत्वाकर्षण का कंसेप्ट है और एक जो है घर्षण का कंसेप्ट है या फिर सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट है। इन दोनों कंसेप्ट के बीच में संबंध खोजना ही सबसे अच्छी बात होगी। आगे चलते हैं। अधिगम के लिए निम्न में कौन सी धारणा उपयुक्त है? अधिगम कराने के लिए, करने के लिए कौन सी धारणा उपयुक्त है? तो इसका सही बात है योग्यता सुधार्य है, यानी इसमें परिवर्तन होती है, योग्यता में परिवर्तन किया जा सकता है और इसको सुधार किया जा सकता है। कैसे भाई? निरंतर हम इसी का प्रयास करते रहते हैं, हम यह मान के नहीं चलेंगे कि योग्यता सुधर नहीं सकती। आगे, निम्न में से किसके लिए स्थूल गामक कौशल के उपयोग की आवश्यकता होगी? Which of the following would require use of gross motor skill? ग्रॉस मोटर स्किल जो होगा वो किस चीज़ के लिए चाहिए? तो इसका सही जवाब है वॉकिंग एंड रनिंग। चलना और दौड़ना ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए हमें मोटर स्किल की ज़रूरत होगी। आगे चलते हैं। ये चलने और बोलने के संबंधी जो भी या हाथ पैर हिलाने की संबंधी जो क्रियाएं हैं उसी को मोटर कहते हैं, जो मूवमेंट है उसी को मोटर कहते हैं। तो ये मोटर उस तरह का नहीं है कि कोई इंजन वाला मोटर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार एक शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्राइमरी स्कूल के बच्चों से संप्रेषण के लिए किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए? तो प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं और उसके लिए हम संप्रेषण कर रहे हैं, तो किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए? बच्चे की मातृभाषा का, यानी मदर टंग ऑफ द चिल्ड्रेन। बच्चे जिस परिवेश से आते हैं उनकी भाषाओं को प्रयोग करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। फ्रांसीसी क्रांति से पहले किस स्टेट की आर्थिक स्थिति सबसे अधिक अनिश्चित थी? सबसे ज़्यादा खराब स्थिति किसकी थी? तो वो था थर्ड स्टेट, जो आम लोगों का स्टेट था, उसकी स्थिति सबसे खराब थी। अगला देखते हैं। ये मॉडर्न जो हिस्ट्री है, हमारा आधुनिक इतिहास और ख़ास करके विदेशी जो इतिहास है उससे यह प्रश्न पूछा गया है। समाजवाद का लक्ष्य निम्न पर आधारित समाज की स्थापना करना था। समाजवाद का लक्ष्य क्या था? तो वो था उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व। समाजवाद में यही देखा जाता है कि जो भी उत्पादन के साधन हैं वो स्टेट के पास रहें, और जो पूंजीवाद है वह चाहता है कि सभी उत्पाद के साधन प्राइवेट निजी हाथों में रहें। हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसमें प्राइवेट भी है और कुछ स्टेट के हाथ में भी है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में राजनीतिक समानता का क्या महत्व है? लोकतंत्र में राजनीतिक समानता का महत्व क्या है? इसका सही जवाब है यह नागरिकों के बीच आर्थिक समानता सुनिश्चित करता है, अथवा यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। यह सुनिश्चित करता है कि निर्णय लेने में प्रत्येक नागरिक की भागीदारी समान हो। तो जो हमारा वोटिंग राइट है, इक्वल टू ऑल है, सबके लिए बराबर है, वही हमारा लोकतंत्र में राजनीतिक समानता का मेन जो बिंदु है। अगला प्रश्न देखते हैं। 54 नंबर, दुनिया का एकमात्र ऐसा देश कौन सा है जिसने आधिकारिक तौर पर सकल राष्ट्रीय खुशी को देश की प्रगति का पैमाना घोषित किया है? तो एक ऐसा भी देश है जो कि ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट नहीं, जीडीपी को प्रमाण नहीं मानता, पैमाना नहीं मानता, बल्कि ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस को, सकल राष्ट्रीय खुशहाली को देता है कि वही हमारा पैमाना है। ये कौन सा देश करता है? तो इसका सही जवाब है हमारा पड़ोसी भूटान। भूटान देश एक ऐसा देश है जो जीडीपी को नहीं बल्कि खुशहाली को मान्यता देता है कि यह हमारे स्टेट की प्रगति को दिखाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश बहुदलीय प्रणाली का उदाहरण है, यानी मल्टी पार्टी सिस्टम है? हमारा अपना भारत ही मल्टी पार्टी सिस्टम है, कई पार्टियां हैं यहाँ पे। लोकतंत्र की कितनी पार्टियां हैं? एक है, दो है या फिर ज़्यादा हैं?
तो इस तरह से हम लोग, भारत ही हमारा वह मल्टी पार्टी सिस्टम वाला है, और ये यूनाइटेड किंगडम, यूके, यूएसए और चाइना में एक, और बाकी जो यूके और यूएसए में हैं केवल 2 दलीय व्यवस्थाएं हैं। आगे चलते हैं। आसियान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आसियान के बारे में क्या कथन सही है? तो ये सही है कि वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी इज़ द आसियान मोटो। एक दृष्टि, एक पहचान, एक समुदाय आसियान का आदर्श वाक्य है। यह सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगस्त 12 को आसियान दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये गलत बात है। अगला प्रश्न है 57। प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया था? बहुत ही प्रमुख ये अधिवेशन था जो लाहौर में सन 1929 में हुआ, और उसी में यह फैसला किया गया कि प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को आज़ादी का दिन हम लोग मनाएंगे, स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो 1929 का लाहौर अधिवेशन, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, ये दूसरा सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कांग्रेस ने अगस्त 1942 का प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन किस अधिवेशन में पारित किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ पारित हुआ था? ये हम लोगों ने वर्धा सम्मेलन जो था उसमें हम लोगों ने, कांग्रेस ने इसको पारित किया था। अगला प्रश्न है 59। गांधी जी के पिता का नाम क्या था? तो अभी कई सारे लगातार जो हम लोगों ने प्रश्नों को देखा उसमें अगर मैथ के प्रश्नों को छोड़ दिया जाए तो ये सबसे सिंपल प्रश्न यही है कि गांधी जी ने के पिताजी का नाम क्या था? तो ये था करमचंद गांधी जी, ये इनके पिता का नाम था। आगे देखते हैं। अंग्रेजों ने भारत में बढ़ती क्रांतिकारी घटनाओं के नियंत्रण के लिए कौन सा कानून बनाया? क्रांतिकारी घटनाएं चूँकि भारत में बढ़ रही थी तो ऐसे में उन्होंने एक ऐसा कानून बनाया जिसकी पूरे देश में निंदा हुई, पूरे देश ने उसे काला कानून बताया था। वो कानून कौन सा है? आप लोग को याद आ गया होगा, तो वो है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट, काला कानून ही वो कानून था जो क्रांतिकारी घटनाओं को रोकने के लिए बनाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। जालियांवाला बाग में निहत्थे लोगों पर गोली चलाने का आदेश किस सैन्य अधिकारी ने दिया था? जालियांवाला बाग में सभी लोग इकट्ठे हुए थे बैसाखी के दिन, और उस दिन निहत्थे लोगों पर गोली चलाने का आदेश देने वाला जो सैन्य अधिकारी था, एक सिविल और एक जो ब्रिटिश आर्मी का अधिकारी, तो दोनों अलग अलग थे और दोनों का नाम कई बार पूछा जाता है। तो जो सैन्य अधिकारी था वो था, आर्मी ऑफिसर था, वो था डायर, जनरल डायर। कई बार आप लोगों ने नाम सुना होगा, तो वो थे जनरल डायर। अगला है रॉलेट एक्ट के खिलाफ हुए देशव्यापी विरोध के दौरान हुई हिंसा की जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इस आयोग का गठन किया गया। इस आयोग में कुछ लोगों को शामिल किया गया और उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी, और वो रिपोर्ट में आंकड़े को कम करके बताया गया कि इतने लोगों की जान गई है, जबकि रियल आंकड़ा बहुत ज़्यादा था। हंटर कमीशन वो आयोग था जिसकी स्थापना की गई थी। आगे है अगला प्रश्न। जालियांवाला बाग हत्याकांड की किस यूरोपीय देश ने सर्वप्रथम भर्त्सना की थी? और यहाँ पे एक चीज़ आप लोग को देखने को मिल रही है कि एक ही टॉपिक है, ऑल जो चल रहा है उस पर जालियांवाला बाग पे ही चल रहा है। 3-4 प्रश्न उसी पे आ गए हैं। जालियांवाला बाग को लेकर के जो हंटर कमीशन है, जो जनरल डायर हैं, और रॉलेट एक्ट है, ये सब कुछ उसी के रिलेटेड है। उसी मतलब एक पेज से प्रश्नों को उठा लिया गया है और लगातार उसी पेज से प्रश्न है। तो ये सही जवाब है जर्मनी। इसको थोड़ा सा दिमाग लगा के हम लोग इसका आंसर दे सकते हैं, क्योंकि बाकी जो ब्रिटेन है वो कभी निंदा नहीं करेगा, फ्रांस एंड पोलैंड, तो वो सपोर्टिव कंट्रीज़ ही होती हैं, या फिर जो उस समय जो एंटी कंट्री थी तो वो थी जर्मनी, नाजी जर्मनी। उसी ने नाजी जर्मनी नहीं बल्कि जर्मनी ने उस समय विरोध किया, भर्त्सना की। आगे चल के देखते हैं किस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अचानक से बंद करने का निश्चय लिया? तो 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड हो गया। वहाँ पे पुलिस थाने को घेर कर लोगों ने आग लगा दी। हिंसा का अपने आंदोलन में स्थान देखना नहीं चाहते थे गांधी जी। उन्होंने कहा कि नहीं, हम हिंसा के लिए नहीं कहे थे।
और इसके लिए हमारा देश तैयार नहीं है अभी अहिंसक आंदोलन के लिए, और उन्होंने आंदोलन बंद करने का निर्णय ले लिया। चौरा चौरी कांड ही वो घटना थी। आगे चलते हैं। जो हमारा अगला प्रश्न है 65 नंबर, वे संसाधन हैं जिनका सर्वेक्षण किया गया है और उपयोग के लिए उनकी गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की गई है। वे संसाधन हैं जिनका सर्वेक्षण किया गया है और उपयोग के लिए उनकी गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की गई है। तो ये सही जवाब है विकसित संसाधन वे संसाधन हैं जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग के लिए गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की गई है। आगे का प्रश्न देखते हैं जो 66 नंबर है। भारत के कुल सतत क्षेत्र का 30% है, क्या है? रेगिस्तान है कि पर्वत है कि मैदान है या पठार है? तो इसका सही उत्तर होगा माउंटेन्स, दैट इज पर्वत। पर्वत भारत के कुल क्षेत्रफल का 30% पहाड़ है। आगे देखते हैं भारत में बागान कृषि के बारे में। आइए देखते हैं बागान कृषि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। बागानी कृषि जो है उसके बारे में कौन सा सही नहीं है? तो प्लांटेशन फार्मर्स रेयर द एनिमल्स फॉर सेल। बागान खेती के लिए बागान कृषि बिक्री के लिए पशुओं को पालते हैं, तो ऐसा नहीं है, वो लोग बिक्री के लिए पशुओं को पालने वाले नहीं, बल्कि बागानी कृषि हम लोग कहते हैं जैसे चाय की कृषि हुई और भी बागान जो लगाए जाते हैं, तो ये सभी कहवा कॉफ़ी ये सब बागानी कृषि में आते हैं। आगे देखते हैं अगला प्रश्न 68, सतह की ऊंचाई के आरोही क्रम सबसे कम से सबसे अधिक में बादलों का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो प्रश्न का जो स्टैंडर्ड है वो देख के पता चलता है, बहुत अच्छा स्टैंडर्ड है। इसका सही जवाब है 2413, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सबसे नीचे है निम्बोस्ट्रेटस, उसके बाद अल्ट्रोस्ट्रेटस और उसके बाद हो जाएगा सीरस और उसके बाद हो जाएगा सीरोक्यूमिलस, सीरोक्यूमिलस और उसके बाद सीरस। 2413 ये सही होगा। आगे चलते हैं। द हिमालयन ब्राउन बियर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, हिमालयी जो भूरा भालू है वो किस चीज़ का उदाहरण है? इसका सही जवाब है रेयर स्पीसीज़ का, यानी कि दुर्लभ प्रजाति का उदाहरण है। हिमालयन भालू यह दुर्लभ प्रजाति का उदाहरण है। गोगाबिल पक्षी अभयारण्य बिहार के किस जिले में है? अब ये एक क्वेश्चन आया जो बिल्कुल ही अधिकांश लोगों ने इसका सही जवाब दिया होगा। तो ये हमारे बिहार के कटिहार जिले में है। अगला प्रश्न आप देख लेते हैं। आयताकार क्षेत्र का परिमाप की गणना के लिए लंबाई तथा चौड़ाई को जोड़ते हैं। कितनी बार जोड़ेंगे? आयताकार क्षेत्र है और उसकी परिमाप की गणना कर दी है, तो कितनी बार जोड़ेंगे? तो ये आयताकार क्षेत्र है, इसकी लंबाई और चौड़ाई के लिए हम लोग 2 बार चौड़ाई को और 2 बार लंबाई को जोड़ते हैं। तो ये ट्वाइस यानी 2 बार इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण की माप कितनी होती है? समबाहु यानी सभी भुजाएं बराबर तो सभी कोण बराबर, और सभी कोण बराबर तो 180 डिग्री होने के लिए वो होगा 60 डिग्री। 60 को 3 बार करेंगे तो वो 180 हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है किसी पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल क्या होगा? तो अंतःकोणों के योगफल के लिए एक फार्मूला है n-2 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो हम लोग फिलहाल इसको 540 डिग्री इसका उत्तर होगा, उसी फॉर्मूले पर भर के इसका उत्तर निकाला जा सकता है। अगला प्रश्न है संगमरमर का आकार के समान होता है। संगमरमर का आकार कैसा होता है? तो वो होता है घनाभ के समान, क्यूबॉइड के समान होता है। अगला, किस ठोस में शीर्षों की संख्या सबसे अधिक है? किस ठोस में शीर्षों की संख्या सबसे अधिक है? तो वो है क्यूबॉइड, जो हमारा
घन है उसमें शीर्षों की संख्या सर्वाधिक है पिरामिड और सिलेंडर और शंकु के मुकाबले। तो ये ऑप्शन आप देख लीजिएगा और ऑप्शन के बाद इसका आंसर लगाना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ईंट का आकार कैसा होता है? शेप ऑफ ए ब्रिक। और ये आप फिर से इसको देख लीजिए कि ये एक ही जो चैप्टर है उससे ही ये मैथ्स के सारे प्रश्न हैं, एक ही चैप्टर से ये सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इसका सही जवाब है ईंट का आकार होता है एक घन के आकार का, क्यूबॉइड यानी घनाकार। इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखते हैं। यह है -8 + 7 बराबर क्या होगा? तो -8 और +7 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? इसमें हमारे पास -1 बचेगा। ये सही उत्तर हो जाएगा। तो 1-2 इजी प्रश्न आपको मिलते हैं तो उसे लपक लीजिए ताकि आपका स्कोर निकले कुछ बढ़े, आगे बढ़े। इजी प्रश्न को कभी भी मिस्टेक नहीं करना है। 9 + -4, तो 9 + -4 में क्या होगा? क्या बचेगा? उसमें 5 बचेगा। तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा 5। अगला प्रश्न, यह पॉइंट से यानी दशमलव से जुड़ा हुआ प्रश्न। 9.75 और 3.05 और 0.2 दो को जोड़ना है, 9.75 को और 3.05 को, और उसके बाद 0.2 को उसमें से घटाना है। क्या उत्तर आएगा? सही उत्तर है 12.6। इसको एक बार सॉल्व करके भी हम लोग देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल इसको लगा के चलते हैं क्योंकि ऐसे ही बहुत लंबी वीडियो होती जा रही है। 10 + 2 + 1/10 और 2/100, ये 4 क्लास का हम अपना 4 और 5 का ये मैथ है 5 का। तो इसको हम लोग किस प्रकार से बनाएंगे इसको हम लोग सीखेंगे अगले वीडियो में। हम स्पेशल इसको बना देंगे। 12.12 ये सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं और देखते हैं कौन सी संख्या पूर्ण संख्याओं का गुणात्मक तत्समक है। पूर्ण संख्याओं का गुणात्मक तत्समक, तो ये है 1। पूर्ण संख्याओं का गुणात्मक तत्समक क्या है? 1 है। ये बिल्कुल रट लेने वाली बात है। द प्रोडक्ट ऑफ -140 एंड +8 इज -140 और +8 का गुणनफल क्या होगा? गुना करके हमें 1120 प्राप्त होगा। माइनस और प्लस है तो उत्तर जो होगा हमारा माइनस में होगा। सही उत्तर होगा -1120। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि 2468 को 4 से विभाजित किया जाए तो भागफल क्या होगा? 2468 को 4 से विभाजित करने पर भागफल होगा 617। ये कितना होगा? 617। अगला प्रश्न, 10 पुस्तकों का ढेर 10 सेंटीमीटर ऊंचा है। प्रत्येक पुस्तक की मोटाई कितनी है? 10 है और 10 पुस्तकों का ढेर हो गया है 10 सेंटीमीटर ऊंचा, तो एक का है 10 mm। यहाँ पे सेंटीमीटर में देख रहे हैं, ऑप्शन में कोई सेंटीमीटर में नहीं दिया हुआ है, तो आपको उसके लिए 1 सेंटीमीटर ऐसे हमारा आ जाता, तो सेंटीमीटर में कोई ऑप्शन नहीं है, तो हमें इसके लिए सोचना होगा। अगला प्रश्न, घुमावदार लंबाई मापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? घुमावदार लंबाई है और उसको हमको मापना है, क्या यूज़ करेंगे? तो यह एक धागा यूज़ करेंगे, थ्रेड, कि उसको गोल गोल घुमा के और फिर फाइनल लंबाई हम ले आएंगे। लट्टू में जिस तरह से धागा लपेटा जाता है वैसे एक गोल चीज़ में भी लपेट के हम उसको ले आते हैं बाहर। ब्रायन ने 130 किलो 231 ग्राम अखबार और 200 किलो पत्रिकाएं बेची गई कुल वस्तुओं की कुल मात्रा ज्ञात कीजिए। दोनों को जोड़ना है, ग्राम और किलोग्राम दोनों को एक साथ जोड़ना है। तो 323 केजी 231 ग्राम, 323 केजी और 231 ग्राम, ये दूसरा ऑप्शन होगा। इस तरह के प्रश्न सक्षमता 1 से भी पूछे जा रहे हैं कि ग्राम और मतलब डिफरेंट यूनिट्स जो हैं उनको एक ही प्रश्न में दिया जा रहा है, ग्राम को भी किलोग्राम को भी। मानचित्र का पैमाना 1:, और ये करीब 40 लाख से भी अधिक है। तो मानचित्र पर 2 शहरों 3 सेंटीमीटर दूरी है और उसके बीच वास्तविक दूरी क्या होगी? तो ये होगी 1200। उनके बीच वास्तविक दूरी ज्ञात कीजिए। मानचित्र पर 2 शहर 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो यहाँ पे यूनिट को तो मेंशन नहीं किया गया है
कि 1 जो 4 करोड़ है तो वो कितना होगा। तो ठीक है, 1200 निकाल दिया। अब मीटर है कि किलोमीटर है कि क्या है, इसको हम लोग नहीं कर सकते क्लियर। आगे चलते हैं। छात्रावास में 50 छात्र हैं, इनके लिए भोजन की व्यवस्था 20 दिन की है। यह प्रावधान कब तक चलेगा? यदि 50 और छात्र समूह में शामिल हो जाते हैं। मतलब 50 छात्र हैं और 20 दिन की व्यवस्था है, और 50 और आ गए, कितने दिनों तक भोजन चलेगा? तो इसका सही जवाब है 10 दिन तक। आप इजीली इसको देख सकते हैं, पर आगे भी इसका बनाने का तरीका है, उससे भी हम लोग इसको सॉल्व करके देखेंगे। यदि 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर किनारों वाले धातु के 3 घनों को पिघलाकर एक ही घन बनाया जाए और इस प्रकार बने नए घन का किनारा क्या होगा? तो इसका सही जवाब है 12 सेंटीमीटर। सही जवाब क्या होगा? 12 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न, यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 4√3 सेंटीमीटर होगी तो इसके किनारे की लंबाई क्या होगी? तो ये होगी 4 सेंटीमीटर, ये हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। कक्षा 20-30 का वर्ग चिन्ह है। अब ये जो कक्षा है 20 से 30 का एक वर्ग है, मतलब बारंबारता में जिस तरह से हम एक वर्ग अंतराल लेकर के बनाते हैं, तो उसमें वर्ग चिन्ह पूछ रहा है, तो ये होगा 25। 20 और 30 का जो बीच वाला अंक है वही पकड़ा गया है। त्रिकोणीय सीमाएं क्या हैं? अगला प्रश्न है, व्हाट आर द ट्रायंगुलर नंबर्स? ट्रायंगुलर नंबर कौन से होते हैं? तो वो नंबर्स होते हैं जिनके बिंदु पैटर्न को त्रिभुजों में व्यवस्थित किया जा सकता है। इनके बिंदु पैटर्न को त्रिभुजों में व्यवस्थित किया जा सकता है। ये क्वेश्चन नंबर जो है उसका सही ऑप्शन होगा पहला। चलिए आगे, द नंबर कम्स नेक्स्ट इन द सीरीज 12, 36, 109 और 329 के बाद क्या आएगा? तो इसका सही जवाब है 990। किस प्रकार से आएगा ये हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। सभी मैथ्स के प्रश्नों को अलग करके उसका एक मास्टर वीडियो बना दिया जाएगा। अब आगे है श्रृंखला 13, 17, 19, 23 और 29 में अगली संख्या क्या होगी? तो अगली संख्या इसमें से होगी 31। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि 8 अंकीय संख्या जो दिया हुआ है 9, 4, 7, 1, x, 9, y, 2, अब ये 72 से विभाज्य है, तो x और y के स्थान पे कौन सही होगा? 72 से विभाज्य करने के लिए इन स्थानों पर कौन से अंक होंगे? तो इसका सही जवाब है कि x स्थान पर 9 होगा तथा y के स्थान पर 5 होगा। तो ये हम लोग विभाज्यता से देख लेंगे। अगला प्रश्न, x y के साथ व्युत्क्रमानुपाती विचरण करता है, यानी कि जब x का वैल्यू बढ़ेगा तो y की वैल्यू, यानी y की वैल्यू जब बढ़ेगी तो x की वैल्यू घटेगी। तो जब x 3.5 है तब y 2.4 है, और अब कह रहा है कि x 5.6 है तब y का मान क्या होगा? तो ये सक्षमता 1 में भी एकदम सेम टाइप का एक प्रश्न पूछा गया था और उसका सरल करके पीछे के एक वीडियो में दिया गया है। तो हम लोग k मान लेंगे, एक कांस्टेंट मान लेंगे और उसके बाद इसको सरल करेंगे। फिलहाल ये सही ऑप्शन होगा 1.5, और इसको निकालने का एक जो तरीका है वो हम लोग देखेंगे। आगे है, नीचे दिए गए आंकड़ों का बहुलक, माध्यक और परिसर माध्य। परिसर का माध्य क्या है? नीचे दिए गए आंकड़ों का बहुलक, माध्यक और परिसर का माध्य, यानी तीनों चीज़ें बतानी है, माध्य, माध्यक और बहुलक क्या है? तो इसका सही जवाब है 13। सब इसमें 13 आएगा। आगे देखते हैं, यदि p बराबर 12.34 गुने 10 के पावर 10 माइनस 5.67 गुने 10 के पावर 9 है, तो p को मानक रूप में निम्न द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। किस तरह से इसको मानक संख्या जो वैज्ञानिक तरीका है उसमें लिखा जाएगा? तो उसका सही तरीका है 1.1773 गुने 10 के पावर 11, वो सही तरीका होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नीचे तापमान
0 डिग्री सेंटीग्रेड में को एक डेटा सेट में दिया गया है, इस डेटा का परिसर क्या है, कहाँ से कहाँ तक है, क्या रेंज है इसका, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द डेटा। तो इसका सही जवाब है 16 डिग्री सेंटीग्रेड। अधिकतम मान और जो न्यूनतम मान है उसको हम लोग घटाएंगे और हमारा उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न, यदि q एक प्राकृतिक संख्या p का वर्ग है तो p क्या है। यदि q एक प्राकृतिक संख्या p का वर्ग है तो p है, p क्या है भाई, द स्क्वायर रूट ऑफ q, वह उसका वर्गमूल है। q क्या है, वो वर्गमूल है। तो वर्ड प्ले किया गया है, शब्दों को इधर उधर किया गया है केवल। खेल कूद बच्चों के विकास में सहायक होते हैं, ये बात सही है। प्रतिरक्षा इम्यूनिटी बढ़ता है, फिजिकल यानी शारीरिक विकास और मानसिक विकास, तो ये सब कुछ सही है, बिल्कुल सही है। खेल कूद होना चाहिए, खेल कूद की घंटी भी होनी चाहिए स्कूलों में, वो भी बहुत ज़रूरी है, उससे भी ये सब विकास होंगे। कुछ लोग खेलकर अपना जीवन यापन करते हैं, क्या कथन सत्य है। तो ये बात सत्य है। हम लोग ऐसे स्पोर्ट आइडल आइकन्स देख रहे हैं जो केवल खेलकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। किसी भी खेल के खिलाड़ी, निम्नलिखित में से कौन सा प्रारूप क्रिकेट के खेल से संबंधित नहीं है। क्रिकेट के खेल से संबंधित प्रारूप क्या है, जो टेस्ट है या वनडे है, 2020 है। तो 2050 नाम का कोई मैच नहीं होता है कि एक टीम 20 ओवर खेले तो दूसरी टीम 50 ओवर खेले, ऐसा थोड़े होता है। आगे अगला प्रश्न जो है वो है, वे जानवर जो हमारे घरों में हमारे साथ रहते हैं क्या कहलाते हैं। वो कहलाते हैं पालतू जानवर। ये प्रश्न अच्छे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्तनपायी परिवार से संबंधित नहीं है, यानी कि जो भी इसमें से मैमल नहीं है वो है मेंढक। ये मैमल नहीं है, स्तनपायी परिवार से संबंधित नहीं है और एक उभयचर भी है। चेस इंडोर खेल है, दिखाइए इसमें चेस जो है वो इंडोर से संबंधित है, तो इसी प्रकार क्या आउटडोर से संबंधित है। रीजनिंग का ये प्रश्न है। तो जैसे शतरंज घर के अंदर खेला जाता है वैसे ही फुटबॉल बाहर खेला जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फुटबॉल। अब अगला प्रश्न देखते हैं, हम खाना और सब्जियां फ्रिज में क्यों रखते हैं। तो हम खाना और सब्जियां फ्रिज में रखते हैं ताकि वो ताज़ा बने रहें, टू कीप देम फ्रेश, उन्हें ताज़ा रखने के लिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा घटक हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्व है। मुख्य पोषक तत्व हमारे भोजन में कौन सा है। तो इसका वो जो 6 हैं हमारे पोषक तत्व वो सभी, तो उनमें से कुछ का यहाँ पे नाम लिया गया है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन और विटामिन और खनिज लवण, तो इनको जोड़ के ऑप्शन में दे दिया गया है। तो ये सभी सही हैं, ऑल ऑफ दीज यानी सभी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मेल खाद्य संरक्षण का सही तरीका नहीं है। आलू के चिप्स, दूध आलू है और उसको हम लोग खाद्य संरक्षण कैसे कर रहे हैं, चिप्स बना करके। दूध है तो उसका पनीर बना रहे हैं, और सेब है तो उसको जैम बना रहे हैं, और कच्चे आम है तो उसका अचार लगा दे रहे हैं। तो संरक्षण किस में होगा, प्रिजर्व्ड रहेगा वो खाना, तो वो सही जवाब है। और सही तरीका नहीं है पूछा जा रहा है, तो बाकी सब में सही है, लेकिन पनीर बनाएंगे तो पनीर भी फिर बहुत अधिक दिनों तक हम रख नहीं सकते। अगला है, वीड्स आर यानी खरपतवार क्या है। खरपतवार हैं अनवांटेड अवांछित पौधे जो हमारी जो मुख्य फसल है उसके बीच में जो लग जाते हैं, उग आते हैं, जिनको निकालना पड़ता है निराई गुड़ाई करके, वो खरपतवार हैं। अगला प्रश्न, मछली में कौन सा विटामिन मौजूद होता है। बिल्कुल आप आंखें बंद करके और कभी भी सोते हुए भी इस वीडियो को लगा लीजिए और इन प्रश्नों को दोहराते रहिए, क्योंकि रिपीटेड प्रश्न आने के तो बहुत चांसेस होते हैं। और 3 के लिए बिल्कुल कमर कस लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन का स्तर जो है वो ऊपर हो गया है, और ये जो इजी प्रश्न हैं इनको मारना बहुत ज़रूरी है। मछली में कौन सा विटामिन मौजूद होता है, तो इसका सही जवाब है नियासिन, डी और ए, ये सभी विटामिन मछली में मौजूद होते हैं। ये जो नियासिन है और डी है और ए है ये मौजूद होता है। अगला प्रश्न, पोषक तत्व हैं न्यूट्रिएंट्स आर, ये क्या है भाई। तो वे पदार्थ जो शरीर को पोषण देते हैं
और शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए भी उपयोग में आते हैं। तो यही जो हमारा पहला ऑप्शन है वो सही ऑप्शन है और इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 113। पारादीप बंदरगाह के निर्यात की प्रमुख वस्तु कौन सी है? पारादीप बंदरगाह, इससे क्या निर्यात किया जाता है? तो इससे निर्यात किया जाता है आयरन ओर, यानी कि जो लौह अयस्क है वो। ये सही जवाब हो गया। अगला, कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो देखिए ये जो इनका आदत है प्रश्न देने का कि अब बंदरगाह से शुरू हुए तो एक दो दे के ही मानेंगे। कांडला बंदरगाह कहाँ है? तो कांडला बंदरगाह गल्फ ऑफ कच्छ यानी कच्छ की खाड़ी में कांडला बंदरगाह स्थित है। इसकी जानकारी होनी चाहिए। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाहन सबसे अधिक ईंधन कुशल है? सबसे अधिक ईंधन कुशल व्हीकल कौन है? जो 32 किलोमीटर प्रति घंटा की माइलेज दे, या जो 22 की, 18 की और 5 की? तो जो जितना बढ़िया माइलेज दे उतना अधिक ईंधन कुशल हो गया, यानी कि कम ईंधन खपत में अधिक दूरी तय करता है। माइलेज से ही ये पता चलेगा। तो ये पहला जो है वो सही ऑप्शन हो जाएगा। अब इसमें आगे चलते हैं। 116। पर्वतारोहण की यात्रा पर जाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? इसका सही उत्तर है हमें हमेशा, देखिए सही ऑप्शन ए बी डी है, यानी कि चित्त प्रशिक्षण लेना चाहिए, उचित प्रशिक्षण लेना चाहिए। चित्त प्रशिक्षण की जगह ये उचित प्रशिक्षण होना चाहिए। सभी एहतियाती कदम उठाने चाहिए, एहतियाती कदम उठाने चाहिए, प्रशिक्षण लेना चाहिए और उचित एहतियाती कदम उठाने चाहिए। और ये जो सूखे मेवे जैसी हल्की खाने की चीज़ें हैं ये भी लेनी चाहिए, क्योंकि और सुरक्षा बेल्ट उपकरण पहनने से बचा जा सकता है। ये तो गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। पर्वतारोहण के लिए हम जा रहे हैं और अभी हाल ही में जो खबर आई है कि रशियन जो पर्वतारोही थे वो नेपाल में बेचारे उनका दुर्घटना हो गया है, वो दुर्घटना के शिकार हो गए और 6 लोग हो गए शिकार। तो इस प्रकार से हमें इन सब न्यूज़ से भी जानकारी रखनी चाहिए और ये तो कॉमन सेंस की बात है। इसको आप ऑप्शन को गंभीरतापूर्वक पढ़ के आसानी से लगा सकते हैं। अगली पीढ़ी के अंतरिक्ष टेलीस्कोप द्वारा किसका अध्ययन करने की योजना बनाई गई है? ये पूछा जा रहा है और इसका सही जवाब है तारे और ग्रह के निर्माण की प्रक्रिया। आकाशगंगाओं का विकास, तारों द्वारा तत्वों का उत्पाद, ये सब नहीं है। जो हमारा दूसरा ऑप्शन है तारे और ग्रह के निर्माण की प्रक्रिया, तो इसको टेलीस्कोप द्वारा सीखने की इच्छा है लोगों में। व्हाट इज़ द वाटर साइकिल? जल चक्र क्या है? जल चक्र क्या है? ये काफ़ी ज़्यादा पूछा गया प्रश्न है, बहुत बार पूछा जाता है। तो ये है समुद्र और भूमि के बीच जल का परिसंचरण। समुद्र से जल वाष्प बन के ऊपर उठे, फिर बादल बन के धरती पर आए, धरती पर बरसने के पश्चात नदियों के रास्ते पुनः सागर में जल का जाना, ये पूरा एक जल चक्र बनाता है। आगे है समुद्र और भूमि के बीच वायु का संचार। समुद्र और भूमि के बीच वायु का संचार, तो ये गलत है। ये ऑप्शन जो गलत लगाया गया था तो उनका है ये जल का परिसंचरण, थोड़ा सा के लिए मिस हो गया। दिए गए पानी के नमूने गंध यौगिकों की सांद्रता निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? दिए गए पानी के नमूने में गंध यौगिकों की सांद्रता निर्धारित करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, और ये स्ट्रिपिंग है। ये बीपीएससी का पूछा गया प्रश्न है। बीपीएससी में ये पूछा गया प्रश्न है कि पानी के नमूने में गंध यौगिकों की सांद्रता निर्धारित करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है, और ये इसका सही ऑप्शन है स्ट्रिपिंग। आगे चलते हैं। जहरीला समुद्री भोजन खाने से लोगों को निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी हो सकती है? तो जहरीला समुद्री भोजन जो लोग करते हैं, सी फूड जो लोग खाते हैं, और अगर वहाँ पे कोई गलत चीज़ रही, जहरीली चीज़ रही, तो वो खाने से लोगों में हेपेटाइटिस नामक बीमारी हो सकती है। तो ये तीसरा ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन कौन सा है? तो इसको तीसरा जो ऑप्शन है वो असत्य है। वाटर एनिमल्स आर सेफ एंड रिमेन अनएफेक्टेड बाय पॉल्यूशन एज दे लिव अंडर वाटर। जलीय जानवर सुरक्षित हैं और प्रदूषण से अप्रभावित रहते हैं क्योंकि वो पानी के नीचे रहते हैं। तो ऐसा नहीं है, प्रदूषण किसी न किसी रूप में जल के जो भी स्थान है उनमें जाता है, जो भी हमारी नदी, तालाब, पोखर हैं, और उनमें रहने वाले जीवों को प्रदूषण प्रभावित करता ही है।
अगला प्रश्न देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजी को समझना है। यहाँ पे निम्नलिखित के सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। क्या पहले होता है, क्या बाद में होता है? जल प्रदूषित हो जाता है, विनिर्माण उद्योग नदियों में जहरीले रसायन छोड़ते हैं, मछलियाँ इस प्रदूषित पानी का सेवन करती हैं, प्रदूषित पानी के कारण मछलियाँ मर जाती हैं। तो इसमें सबको 1 2 3 4 कौन पहले होगा? तो पहले बी होगा, फिर ए होगा और फिर सी और तब डी। BACD, ये जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वही सही होगा। अगला प्रश्न, भूजल प्रदूषण के संभावित स्रोत क्या हैं? मतलब जो हमारा अंदर का जो पानी है, भूमजल है या भौम जल है, वो प्रदूषित होने का स्रोत क्या है? लैंडफिल, जो कचरा भरा जाता है कई गड्ढों में, जो सेप्टिक टैंक हैं, जो पशु के अपशिष्ट हैं, और ये सभी जो ऑप्शन है वो सही है। इन सभी ऑप्शन से हमारा जो भौम जल है वो प्रदूषित हो सकता है, इसके गुणवत्ता पे असर पड़ सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जो 124 नंबर का प्रश्न है। बहुत ज़रूरी है इन प्रश्नों को देखना, क्योंकि इन प्रश्नों से आपको एक अंदाज़ा होगा कि हम जब परीक्षा देने जाएंगे तो हमें किस प्रकार के प्रश्नों का सामना करना होगा। भारत के कुल उत्पादन में खाद्य फसलों का हिस्सा लगभग कितना है? भारत के कुल उत्पादन में खाद्य फसलों का हिस्सा लगभग 70% है। ये भारतीय कृषि की एक कमजोरी मानी जाती है कि सबसे ज़्यादा तो हम लोग खाद्य फसल उपजाते हैं, यानी कि जिसका व्यापार करने से ज़्यादा हम लोग उसका उपयोग करते हैं, अनाज। और व्यापार के लिए चाहिए एग्जॉटिक चीज़ें, जैसे हमारा ये फल है तरह तरह का ड्रैगन फ्रूट, और इससे ज़्यादा इनकम होगा, ज़्यादा किसानों को लाभ होगा। तो आगे चलते हैं। अगला जो हमारा है कि जब हम मुसीबत में होते हैं तो सबसे पहले हमारी मदद के लिए कौन आता है? कुछ ऑप्शंस है, हमारे पड़ोसी, दूसरे देश के लोग, जानवर, या फिर कोई नहीं। तो इसका तो सही जवाब हो जाएगा कि हमारे पड़ोसी है जो सबसे पहले मदद के लिए हमारे पास पहुंच सकते हैं भाई, चाहे जैसा भी संबंध हो हमारा उनसे, लेकिन वो हमारे पड़ोसी हैं और जब समय आएगा तो वो ही हमारे सबसे पहले मदद के लिए आते हैं। दूसरे देश से कैसे कोई आ सकता है? तो आगे चलते हैं। पर्वतारोहियों ने तंबू बनाने के लिए 2 परत वाले प्लास्टिक का उपयोग क्यों किया? तो इसके लिए क्या कि टू प्रिवेंट फ्रॉम कोल्ड, सर्दी से बचाव के लिए 2 परत जब प्लास्टिक के होंगे तो उनमें बीच में हवा आ जाएगी। हवा सर्दी या फिर गर्मी, किसी भी तरह के ताप को इंसुलेट करती है, उसको पार नहीं होने देगी और हमारा रहना उस तंबू में आसान हो जाएगा। तो ये सही जवाब हो जाएगा टू प्रिवेंट फ्रॉम कोल्ड, सर्दी से बचने के लिए। अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। लंग्स, पृथ्वी के फेफड़े क्या हैं? तो पृथ्वी के फेफड़े हैं, अमेजन के जंगल को कहा जाता है कि पृथ्वी के ये फेफड़े हैं। बहुत ज़्यादा घने जंगल हैं और बहुत बड़ी मात्रा है उनकी। अब इसका सही जवाब देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की सही परिभाषा क्या है? पारिस्थितिकी की सही परिभाषा है परस्पर क्रियाशील जैविक समुदाय। पारिस्थितिकी तंत्र की सही परिभाषा, और ये काफ़ी जब भी पर्यावरण की ओर मुड़ता है प्रश्न, जो सेट करने वाले हैं, क्वेश्चन सेट करने वाले लोग हैं जो पर्यावरण की तरफ, तो पारिस्थितिकी, बायोम, ये सब शब्द जो हैं वो मेन है जिनका डेफिनेशन पूछा जाता है या इनसे संबंधित चीज़ें पूछी जाती हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, खरगोश कहाँ रहता है? खरगोश कहाँ रहता है? इसका जवाब है क्या वो बिल में रहता है, घर में रहता है, मांद में रहता है या फिर घोंसला में रहता है? तो हम बच्चों को चूँकि पढ़ाते हैं तो उनके लिए यह एकदम सटीक प्रश्न है। हमारे लिए ऐसे ही प्रश्न होने चाहिए थे। तो आगे, कौन सा घर बर्फ़ से बना है? बर्फ़ से बना हुआ घर क्या है? इग्लू, वृक्ष घर, कैनवास या फिर झोपड़ी? तो हम लोग जानते हैं इग्लू जो हैं वो बर्फ़ से बने हुए घर होते हैं, उन्हीं को इग्लू कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं जो कि 131 नंबर है। पदों के प्रत्येक सेट को पढ़े और विषम सेट की पहचान करें। तो विषम सेट है पौधा, सब्जी और छाछ। इसमें सब कुछ देख रहे हैं आप लोग। बकरी दूध मांस, मुर्गी मांस अंडा, गाय दूध मक्खन, ये सब कुछ बिल्कुल एक सही चीज़ है। ये प्रदान होता है, गाय से हमें दूध और मक्खन मिलता है, मुर्गी से मांस अंडा, बकरी से भी दूध और मांस प्राप्त होता है। पौधा, सब्जी और छाछ, तो यहाँ पे ये हो गई गड़बड़, ये हमारा सही उत्तर। अगला, इनमें से कौन सा खाद्य घटक हमारे शरीर को ऊर्जा देता है?
हमारे शरीर को ऊर्जा देने वाला जो पोषक तत्व है उसमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा जो हमें प्रदान कराता है तो वो है कार्बोहाइड्रेट, जो हमें चावल, आलू इन सब से मिलता है। अगला है, एक ऐसी सामग्री जिसे भोजन की प्रकृति और गुणवत्ता को बदलने के लक्ष्य से भोजन में मिलाया जाता है। एक ऐसी सामग्री का नाम बताना है जिसे भोजन की प्रकृति और गुणवत्ता को बदलने के लक्ष्य से भोजन में मिलाया जाता है, तो यह है फूड मटेरियल, यानी कि जो पहला है खाद्य सामग्री, इसको मिलाया जाता है तरह तरह के चीज़ों में। अगला प्रश्न देखते हैं, वह निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पारभासी है जिसके आर पार हम लोग थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं? तो वो है स्टेंटेड ग्लास, यानी कि जो हमारा रंगीन ग्लास है, इससे हम लोग थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला देख सकते हैं। पारदर्शी, अपारदर्शक और पारभासी। निम्नलिखित में से अपारदर्शी वस्तु का चयन कीजिए। तो देख लीजिए, फिर से एक ही चैप्टर और उसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है, तो वो है करेक्ट ऑप्शन है चारकोल। एक ही प्रश्न को यानी एक ही चैप्टर को हम लोग को बहुत अच्छे से करना होगा तो आपका स्कोर अच्छा होगा, क्योंकि एक चैप्टर के बहुत सारे पक्षों से प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पानी अघुलनशील है? अघुलनशील है पानी में, कौन सा पानी में अघुलनशील है? तो वो है कोकोनट ऑयल। कोई भी प्रकार का जो तेल है वो पानी के ऊपर तैरने लगेगा और वो उसमें घुलनशील नहीं होगा। बाकी शराब, सोडियम क्लोरेट और चीनी घुलनशील है। आगे, किसी भी श्रेणी के समान गुणों वाले पौधों और जानवरों का एक समूह है, तो उस समूह को हम लोग कहते हैं टैक्सोन। उसको हम लोग कहते हैं टैक्सोन। आगे 138, अब ये बस समाप्ति होने वाला है। सही क्रम क्या है? सही क्रम क्या है, उनको हम लोग अगर अलग अलग नाम देते हैं तो किस प्रकार से देते हैं? तो वो देते हैं जगत, वर्गीकरण, प्राणियों का वर्गीकरण या जंतु जगत का वर्गीकरण, इससे ये प्रश्न है। सबसे पहले जगत, तब फाइलम, तब श्रेणी और तब क्रम। ये सही ऑप्शन होगा, सही क्रम यही है। आगे है मोशन। मोशन इन सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड। वृत्ताकार पथ में गति को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है सर्कुलर मोशन, यानी कि वृत्ताकार गति, सर्कुलर मोशन। आगे चलते हैं, प्रश्न देखते हैं, फैली हुई भुजाओं की लंबाई क्या कहलाती है? फैली हुई भुजाओं की लंबाई कहलाती है फैथम। फैदम जो है वो एक पोरसा जिसको हम लोग बोलते हैं, शायद इसी को बोलते हैं हम लोग, और बाकी सब लोग क्या क्या बोलते हैं इसको वो ज़रूर बताइए कमेंट में। फैदम तो फैली हुई हाथ की लंबाई, और इसी को हम लोग शायद एक पोरसा बोलते हैं हिंदी में। तो आगे चलते हैं और अगला 141वां क्वेश्चन। अब बस 9 क्वेश्चन और शेष हैं। एक साधारण लोलक को 20 दोलन पूरा करने में 32 सेकंड का समय लगता है। इस पेंडुलम की समय अवधि क्या है? इसकी समय अवधि है 1.6 सेकंड। इसको कैसे बनाएंगे? फिजिक्स से प्रश्न है और ये भौतिकी से अच्छा प्रश्न दे दिया गया है। इसको कैसे बनाएंगे ये सब एक अलग सेपरेट वीडियो में। बल्ब के अंदर मौजूद छोटे कुंडलित धातु के तार को क्या कहा जाता है? बल्ब के अंदर आप देख सकते हैं एक छोटा कुंडलित, यानी कि वो गोल गोल घुमा हुआ तार रहता है, उसको क्या कहा जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा फिलामेंट। इसको हम लोग कहते हैं फिलामेंट कहते हैं। बिल्कुल सही होगा इसका जवाब। निम्नलिखित में से कौन सा एक कुचालक है, यानी कि वो धातु जो है या फिर अधातु है वो नहीं जाने देता किसी भी प्रकार के सर्दी अथवा गर्मी को? तो वो है रबर। रबर जो है वो कुचालक है, वो करंट का भी और ताप और उष्मा का भी कुचालक है। तो आगे चलते हैं और देखते हैं 144वां नंबर क्वेश्चन जो है वो है चुंबक का अयस्क क्या कहलाता है? चुंबक का अयस्क क्या कहलाता है? इसे कहते हैं मैग्नेटाइट। इसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटाइट। चुंबक का अयस्क क्या कहलाता है? इसे मैग्नेटाइट कहा जाता है, मैग्नेटाइट। और अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी की प्लेट की गति का कारण बनता है। पृथ्वी के प्लेट की गति के कारण क्या बनता है? तो ये होता है प्लेटें गति करती हैं, आपस में टकराती हैं और अर्थक्वेक्स, भूकंप आते हैं। ठीक है, ये क्या आता है? भूकंप आता है।
अगला प्रश्न देखते हैं। भूकंप उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी पृथ्वी की प्लेट क्या है? भूकंप उत्पन्न करने के लिए पृथ्वी की प्लेट क्या है? वो है पृथ्वी की क्रस्ट, जो सबसे ऊपरी जो प्लेट है उसके कारण ही वो ही टकराती है और द क्रस्ट ऑफ द अर्थ भूकंप आते हैं। अगला है जब कोई वस्तु घर्षण की प्रक्रिया द्वारा ऋणात्मक आवेशित हो जाती है तो कोई वस्तु घर्षण हुआ है और उसके बाद ऋणात्मक आवेश हो गई है तो क्या होगा? ऋणात्मक आवेश होने से वह कुछ इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगा और जब इलेक्ट्रॉन निगेटिव होते हैं और वो जब कोई प्राप्त करता है तो वो भी निगेटिव हो जाता है। तो ऑब्जेक्ट गेन सम इलेक्ट्रॉन्स, वस्तु कुछ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे। अगला देखते हैं 148वां नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा मीठे पानी का संसाधन नहीं है? तो समुद्र हमारे मीठे पानी का संसाधन नहीं है भाई, यहाँ पे तो खारे पानी का संसाधन है। अगला प्रश्न है मानव शरीर में कितना पानी मौजूद होता है? तो मानव शरीर में जो पानी मौजूद होता है वो होता है 0.75। हाउ मच वाटर इज प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी? 0.75 यानी 75%। प्रतिशत के कारण ये 0.75 हो गया है, तो ये घबराना नहीं है, इसको 0.75 देना है। 70% कहा जाता तो भी ये बात सही होती। एक तालाब में साफ पानी होता है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि जल का सबसे कम प्रदूषण करेगी? तो कौन सी गतिविधि करेगी? तालाब में तैरना। और बाकी जो ऑप्शंस में हमारे गतिविधियां हैं जैसे कपड़े धोना, जानवर धोना, वाहन धोना, ये सब हमारे गलत हैं। ये सब करेंगे तो जल का प्रदूषण कम नहीं अधिक होगा। सबसे कम होगा जब तालाब में कोई तैरेगा, आदमी नहा के, बाहर से नहा लो और फिर तालाब में तैरो, जो स्विमिंग पूल का कंसेप्ट है। तो ये जो हमारा प्रश्न है वो समाप्त हो गया। 150वां नंबर प्रश्न भी समाप्त है। तो इसके साथ ही आज का यह वीडियो हम लोग समाप्त करते हैं। आगे के वीडियो में जो सक्षमता 2 हुई है उसके सभी प्रश्नों को लेकर आप सब लोग के सामने आऊँगा। फिर उसमें हम लोग जो मैथ्स का प्रश्न है जो या स्पेशल जो फिजिक्स और केमिस्ट्री से जुड़े हुए कोई ऐसे प्रश्न आ जाते हैं जो न्यूमेरिकल्स हैं, तो उनको भी हम लोग बाद में देखेंगे। ये सब प्रश्नों को देखिए, सीखिए और समझने का प्रयास कीजिए कि प्रश्नों का जो स्टैंडर्ड है, जो स्तर है वो कैसा है, उसके लिए क्या आवश्यक है। सक्षमता 3 के लिए संकल्प बैच में मैं इन सब से जुड़े हुए विशेष कंटेंट को प्रसारित कर रहा हूँ अपने इस चैनल पे। आप उसको देखिए और उससे भी लाभ उठाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।